प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे तापमान क्या है तथा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान की परिभाषा इससे पहले भी आपको जब हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर समझाया उस समय बताई गई थी। दोबारा फिर इस परिभाषा को हम संक्षेप में रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो तापमान को निर्धारित करने वाले कारक, या हम उनको ये भी कह सकते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारकों की हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम तापमान की परिभाषा देंगे और तापमान की परिभाषा पहले मैंने डिटेल में आपको दे दी थी, संक्षेप में अब भी दे दूंगा। इसके बाद फैक्टर्स कंट्रोलिंग एयर टेम्परेचर, जो वायु का तापमान है, वायु का ही नहीं किसी भी स्थान का तापमान कैसे नियंत्रित होता है, कौन कौन से कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं, ये चर्चा का विषय रहेगा। अब पहले हम तापमान को परिभाषित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसकी परिभाषा थोड़ा सा हमने डिटेल में हीटिंग एंड कूलिंग का जब टॉपिक पढ़ाया उस समय दे दी थी। चलो पुनः फिर इसको थोड़ा सा बता देते हैं। वास्तव में टेम्परेचर है क्या? जो वायु के अंदर हीट है उसकी डिग्री तापमान कहलाती है। डिग्री का अर्थ है कि वायु में जो हीट है, कम है, ज्यादा है, वो डिग्री एक मापने का ढंग है उसका। यानी वायु की गर्मी, अगर सरल भाषा में कहें, वायु की गर्मी तापमान कहलाती है। विद्यार्थी, ये वायु की गर्मी कहां मापी जाती है? छत पर मापी जाती है, कमरे के अंदर मापी जाती है, पेड़ों के नीचे मापी जाती है, या धूप में मापी जाती है। और इसको यानी कहां मापी जाएगी? विद्यार्थी, इस डायग्राम की सहायता से मैं क्लियर करूंगा। ये डायग्राम दिखाया है, ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये वायु को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको चित्र में, ये प्रदर्शित कर रहा है थर्मामीटर को। विद्यार्थियों, बॉक्स मैंने बताया, बॉक्स के अंदर हवा है, ये थर्मामीटर है, और ये बॉक्स कहां लगा है? 1 मीटर ऊंचाई पर। तो वास्तव में ये बॉक्स क्यों बनाया गया? ताकि इसके अंदर जो हवा है उस हवा के ऊपर सीधी लू का, सीधी तेज हवाओं का, सीधी ठंडी हवाओं का कोई असर ना हो, ना ही सीधी धूप का असर हो। तो इसलिए ये थर्मामीटर बॉक्स के अंदर लगाया गया है। और इस बॉक्स में जो दशाएं हैं, कौन सी दशाएं? ना सीधी लू लगती है, ना धूप लगती है, ना ही पवन ठंडी गर्म लगती है इस हवा में। तो ये कहते हैं मानक दशाएं। यानी वायु का तापमान मापने के लिए कुछ मानक दशाएं क्रिएट करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, निर्मित करनी पड़ती हैं, और वो बॉक्स में हमने निर्मित कर दी। और ये थर्मामीटर कहां रखा जाएगा? धरातल से 1 मीटर ऊंचाई पर। अब इसको शब्दों में बांधने की हम कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर मानक दशाओं में मापी गई वायु की गर्मी वायु तापमान कहलाती है। दोबारा फिर मैं बता दूं, भूपृष्ठ से 1 मीटर की ऊंचाई पर, ये दिखाई दे रहा है आपको, भूपृष्ठ से 1 मीटर की ऊंचाई पर, और इस बॉक्स में क्या है? मानक दशाएं। मानक दशाओं में मापी गई, किसके सहायता से मापी जाती है? थर्मामीटर की सहायता से मापी जाती है। तो मानक अवस्था में मापी गई वायु की गर्मी कहलाती है तापमान। यहां लिखा भी है, इसमें हिंदी अंग्रेजी में दोनों लिखा है, डिग्री ऑफ हीट कंटेन्ड इन एयर 1 मीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस।
हिंदी में इसका क्लियर लिखा है, मानव दशा में भूतल से 1 मीटर ऊपर मापी गई वायु की गर्मी को वायुताप कहते हैं। तो ये था वायुताप। अगर सीधा प्रश्न ये आता है, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका विवरण दीजिए, तब भी आपको सबसे पहले तापमान, वायु ताप क्या है या वायु ताप किसे कहते हैं, ये बताना ही, लिखना है। अब हम आते हैं कि वायु ताप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। किसी स्थान का ये कह लीजिए वायु का, और जो धरती हमारी है, भूपृष्ठ है, उसका तापमान कौन कौन से कारकों से नियंत्रित होता है। सबसे पहला जो कारक है वो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर भूमध्य रेखा को कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी, ब्रैकेट में लिखा है लैटिट्यूड, या इसका अगर हम ये इतना लंबा ना लिखें तो हम लैटिट्यूड भी लिख सकते हैं। यानी किसी स्थान का तापमान अक्षांश द्वारा निर्धारित होता है, लैटिट्यूड अक्षांश को कहते हैं। क्यों होता है निर्धारित भाई? या ये कहें कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी, कोई भी स्थान भूमध्य रेखा से कितना दूर है, वो कैसे प्रभावित होगा इससे तापमान। विद्यार्थियों, वास्तव में जो धरती पर तापमान है, भूपृष्ठ का जो तापमान है, वायु का जो तापमान है, वो वायु का तापमान किसका परिणाम है? इसका परिणाम है। अरे तापमान धरती पर है, अब गर्मी है, क्यों हो रही है पता है ना आपको? कि सूर्य तेज चमकता है, सूर्य की विकिरण ज्यादा आती है। वास्तव में कहीं भी जो धरती पर तापमान भूपृष्ठ पर है या वायुमंडल में है, वो किसकी देन है? वो सौर विकिरण की देन है। तो यहां चर्चा है कि इक्वेटर से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को कैसे प्रभावित करेगी। यहां मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, तापमान किसका परिणाम है? तापमान परिणाम है सौर विकिरण का, और जहां सौर विकिरण ज्यादा होगी वहां तापमान ज्यादा हो जाएगा, जहां सौर विकिरण कम होगी वहां तापमान कम हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट किया है इसमें। अब इस डायग्राम में ये देखिए, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा पर यदि तापमान की 100 इकाइयां मिलती हैं तो 30 डिग्री अक्षांश पर 88, 60 डिग्री अक्षांश पर 57 और 90 डिग्री अक्षांश पर 42 इकाइयां मिल रही हैं। यानी सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर है इस डायग्राम से, कि सूर्य ताप की प्राप्ति जो जो हम भूमध्य रेखा से उत्तर में जाते हैं या जो जो भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाते हैं, सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती जाती है। और सीधी सी बात है, कम सूर्य ताप प्राप्त होगा तो कम तापमान होगा। और यहाँ ये टेबल में भी आप देख सकते हैं, इसको टेबल भी बनाई है। इसमें देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड पर अगर हमें 100 यूनिट सोलर रेडिएशन मिलता है, 10 डिग्री अक्षांश पर 99, और इसी प्रकार पूरी की पूरी टेबल आप देख सकते हैं। 20 डिग्री अक्षांश पर 95, 30 डिग्री पर 88, 40 डिग्री पर 79, 50 डिग्री पर 68, और लास्ट में आप देखते हैं कि 90 डिग्री अक्षांश पर 42 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश पर 42 इकाइयां सूर्यताप की मिल रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्यताप का ही परिणाम है तापमान। सूर्यताप जहां ज्यादा मिलेगा वहां तापमान अधिक हो जाएगा, सूर्यताप जहां कम मिलेगा वहां तापमान कम हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला आप लोगों ने कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, तो भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी होगी वायु में या धरातल पर, और भूमध्य रेखा से जब हम परे जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, सूर्यताप की प्राप्ति कम होती जाती है। तो परिणाम स्वरूप ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता जाता है। तो इस प्रकार जो भूमध्य रेखा से दूरी, कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितना दूर है, ये कारक प्रभावित करता है उस स्थान के तापमान को। यानी जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा, चाहे उत्तरी पोल की तरफ हो या दक्षिणी पोल की तरफ हो, उतना ही कम सूर्यताप प्राप्त होगा।
और जो भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो औसतन तापमान रहता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जबकि ध्रुवों पर ये तापमान ये तापमान रहता है ध्रुवों पर 42 डिग्री सेल्सियस। ध्रुवों पर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भूमध्य रेखा से दूरी किसी स्थान की तापमान को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है भाई, सूर्यताप तापमान किसका परिणाम है? सूर्यताप का। सूर्यताप सबसे ज्यादा कहां मिलता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से उत्तर में जाते हैं सूर्यताप की प्राप्ति कम होती जाती है, दक्षिण में जाते हैं सूर्यताप की प्राप्ति कम होती जाती है। जब उत्तर में सूर्यताप की प्राप्ति कम है, दक्षिण में कम है, तो परिणाम स्वरूप उत्तर में जाएंगे, भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाएंगे, तो वायु का तापमान या भूपृष्ठ का तापमान कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, हाइट अबोव सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई, या सीधे इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं। हाइट अबोव सी लेवल, समुद्र तल से कोई स्थान कितना ऊंचा है, ये कारक भी प्रभावित करता है सूर्यताप को। वास्तव में जो स्थान समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। ये ट्रोपोस्फियर की बात है। ट्रोपोस्फियर में जो स्थान, ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में जो स्थान समुद्र तल से जितना ज्यादा ऊंचाई पर होगा वहां पर उतना ही तापमान कम होगा। यानी सीधा सा अर्थ है, जो जो हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। जैसे पहले पॉइंट में बताया था ना, जो जो हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ तो तापमान घटता जाता है, तो इसी प्रकार यहां भी जो जो हम समुद्र तल से ऊंचे जाते जाएंगे तापमान घटता जाएगा। तापमान की घटने की दर क्या है? आपने पहले भी पढ़ा है ये पहले चैप्टर में ही, कि तापमान भूपृष्ठ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है 1000 मीटर जाने के बाद। विद्यार्थी वास्तव में अब मैंने बता दिया कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही वहां तापमान कम होगा। इसके पीछे कभी सोचा है कारण क्या है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। उन कारणों को भी मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं। आप इसका लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपका लंबा प्रश्न नहीं बन रहा है, अन्यथा समझ जरूर लें। अब सबसे पहला तो कारण है, यानी कारण क्या बताना है मुझे, कि नीचे भूपृष्ठ के आसपास तापमान अधिक क्यों है और भूपृष्ठ से ऊपर जब हम जाते हैं तापमान कम क्यों है। इसके पीछे पहला कारण तो यह है कि जो आपका भूपृष्ठ है, ये अर्थ है, ये भूपृष्ठ दिखाया गया है। भूपृष्ठ जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के साथ लगती वायु पर पार्थिव विकिरण का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। भूपृष्ठ के साथ लगती वायु पर कंडक्शन क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इससे पहले चैप्टर में हीटिंग एंड कूलिंग में ये वायुमंडल के गर्म होने की विधियां बताई थी ना, 2 विधियां। उसमें पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है, और आणविक क्रिया द्वारा, जिसको हम कंडक्शन या संचालन का था, वायुमंडल कैसे गर्म होता है। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव पार्थिव विकिरण का और संचालन की क्रिया का, जो कि तापमान को प्रभावित करने की विधियां हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो भूपृष्ठ के नजदीक पड़ेगा, और जो जो हम भूपृष्ठ से ऊपर जाएंगे इनका प्रभाव कम होता जाएगा, पार्थिव विकिरण का और संचालन का। तो इसीलिए भूपृष्ठ के नजदीक की वायु ज्यादा गर्म होगी और भूपृष्ठ से ऊपर की जब हम जाएंगे वायु कम गर्म होगी या वायु ठंडी होगी। दूसरा जो इसके पीछे कारक है, जो भूपृष्ठ की जो निचली परतें हैं, भूपृष्ठ के जो साथ लगती वायु की परतें हैं, उसमें धूलिकण, डस्ट पार्टिकल, CO2 कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के जो तत्व हैं और जो वाटर वेपर हैं या इसको जलवाष्प कहिए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जो सबसे ज्यादा होने के कारण
ये सबसे ज्यादा पार्थिव विकिरण सोखते हैं। तो और जो जो हम ऊंचे जाते हैं, डस्ट पार्टिकल की मात्रा, धूलिकणों की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और जलवाष्प की मात्रा वो कम होती जाती है। तो भूपृष्ठ के नजदीक इनकी मात्रा ज्यादा है, धूलिकण की मात्रा, CO2 की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। तो इनकी मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां पर पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण हो गया और ऊपर की तरफ वो अवशोषण कम हुआ। इसीलिए यहाँ पर तापमान, भूपृष्ठ के नजदीक तापमान अधिक होगा और जो जो हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तीसरा कारण है तापमान ऊपर कम क्यों है, नीचे ज्यादा क्यों है। तीसरा इसके पीछे कारण है हाई कंप्रेस्ड एयर एट लोअर एल्टीट्यूड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि भाई इस डायग्राम में दिखाया, देखिए कंप्रेस्ड एयर ऊपर की तरफ लेस कंप्रेस्ड है, नीचे की तरफ मोर कंप्रेस्ड है। सीधा सा अर्थ है निचली परतों में वायु अधिक कंप्रेस्ड है, अधिक संपीड़ित है, वायु में अधिक भिचाव है। और जब वायु में अधिक भिचाव होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा, उसका तापमान भी अधिक होगा। और जो जो हम ऊपर जाते हैं वायु में भिचाव, वायु में कंप्रेशन या वायु में संपीड़न कम होता जाता है। और जब वायु में संपीड़न कम होता है, वायु का फैलाव ज्यादा होता है, तो वहां पर तापमान कम होता है। तो नीचे की वायु अधिक संपीड़ित है, अतः नीचे तापमान अधिक है, और ऊपर की वायु कम संपीड़ित है, अतः ऊपर तापमान कम है। तो ये चर्चा अपनी क्या थी? चर्चा हमारी ये थी कि जो जो हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। और कम होने की दर मैंने बताई थी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। और इसके 3 कारण बताए थे कि भाई ऊपर की तरफ कम क्यों होता है। नीचे पार्थिव विकिरण और संचालन क्रिया का अधिक प्रभाव होता है। दूसरा कारण बताया मैंने इसमें कि नीचे वायु में डस्ट पार्टिकल, CO2, वाटर वेपर ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ अवशोषण ज्यादा है विकिरण का, ऊपर की ओर कम है। और तीसरा बताया था कि वायु का जो कंप्रेशन है, कंप्रेस्ड वायु, संपीड़ित वायु धरती के नजदीक, भूपृष्ठ के नजदीक, समुद्र तल के नजदीक अधिक है। और जो जो हम ऊपर जाते हैं उसका कंप्रेशन, उसका संपीड़न कम होता जाता है। और जब संपीड़न कम होगा, सीधी सी बात है, जब कम संपीड़ित वायु होगी उसका तापमान कम होगा, अधिक संपीड़ित वायु का तापमान अधिक होगा। तो ये 3 कारण हैं, जो जो हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तीसरा जो तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक है, समुद्र या महासागरों से दूरी। जो स्थान महासागरों के आसपास होंगे, तटीय क्षेत्र महासागरों और समुद्रों के आसपास होते हैं, तो वहां तापमान सम पाया जाएगा। वहां तापमान में अधिकतम और न्यूनतम में अधिक अंतर नहीं मिलेगा। और जो जो हम समुद्र से या महासागरों से दूर जाते जाएंगे तो उस समय तापमान में विभिन्नताएं हैं, ज्यादा मिलती जाएंगी। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चों है कि जो नेचर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग डिफर इन लैंड मास एंड वाटर बॉडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड डिग्री। धरातल, भूपृष्ठ कहिए या लैंड मास कहिए, स्थल भाग कहिए, स्थल भाग बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। स्थल भाग और जल भाग की प्रकृति गर्म होने की अलग अलग है। प्रश्न ये चल रहा है, मामला ये चल रहा है, क्या समुद्र से दूरी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है? हाँ, प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जो स्थल भाग की प्रकृति है गर्म होने की वो अलग है और जल भाग की प्रकृति अलग है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। किस संदर्भ में अलग अलग है? टाइम के संदर्भ में भी अलग है और डिग्री के संदर्भ में भी अलग है। टाइम के संदर्भ में अलग क्या है? जो स्थल भाग है, लैंड मास हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। हीटेड एंड कूल्ड रैपिडली। स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और जो जल भाग हैं देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। यानी स्लो स्पीड है गर्म होने की और ठंडा होने की। मैंने अभी ये बताया है इस पॉइंट में कि जो जल भाग है, स्थल भाग की गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग अलग है। पहली
तो बात यह है कि समय के संदर्भ में बात यह है कि जो लैंड मास हैं, स्थल भाग हैं, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और वाटर बॉडीज इसके विपरीत जो जल भाग हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, देर से गर्म होंगे, देर से ठंडे होंगे। यानी पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। और इतना ही नहीं, इनके गर्म और ठंडा होने की डिग्री भी अलग अलग है। जो आपके लैंड मास हैं, जो स्थल भाग हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे या बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे डिग्री में। यानी 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तापमान चला जाएगा। और माइनस में जाएगा जब -10, -20, -30, -40, -50। यानी इनकी डिग्री भी गर्म होने की बहुत ज्यादा है और ठंडा होने की भी बहुत, ठंडे भी बहुत अधिक होते हैं। कौन से? स्थल भाग और जल भाग इसके विपरीत ना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं डिग्री में और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो इसलिए इस प्रकृति के कारण, किस प्रकृति के कारण? स्थल तथा जल भाग की गर्म तथा ठंडा होने की अलग अलग प्रकृति होने के कारण एक अक्षांश पर अगर हम ले, जहां कर्सर है यहां देखिए, ये कर्सर है यहां देखिए, या जो पीला भाग है यहां देखिए, पीले भाग में जो तापमान होगा बिल्कुल इसकी सीध में, इसी अक्षांश रेखा पर, इंटीरियर में तापमान उतना नहीं होगा। मान लीजिए पीले भाग में जहां बाउंड्री और अक्षांश रेखा आपस में क्रॉस कर रही है, यहां मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो यहां पर 25 नहीं मिलेगा इंटीरियर में। हो सकता है गर्मी की अगर बात है, यहाँ 30 मिल जाए, 35 मिल जाए, 40 मिल जाए। उसी लाइन पर तापमान अधिक होगा। यहां कम क्यों है? क्योंकि ये समुद्र के पास है, समुद्र का प्रभाव पड़ता है। यहां अधिक क्यों है गर्मियों में? क्योंकि समुद्र से दूर है। सर्दियों में इसका उल्टा हो जाएगा। स्थल भाग और जल भाग के गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग अलग होने के कारण एक अक्षांश पर भी तापमान में भिन्नताएं पाई जा सकते हैं, स्थल भाग में और जल भाग में। और इवन क्या तटीय क्षेत्रों में और जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उनमें भिन्नता पाई जा सकते हैं। अच्छा, इसका भी अगर विस्तार देना चाहें, इसके भी कई कारण है कि जल और स्थल भाग की प्रकृति गर्म तथा ठंडा होने की अलग अलग क्यों है, एक जैसी क्यों नहीं है। विद्यार्थियों, इसमें कई कारण हैं। इसके कारण बता रहे हैं कि जल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा, सॉरी, स्थल है जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। और स्थल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और ज्यादा ठंडा नहीं होता, ना ही ज्यादा गर्म होता है। क्यों है? क्या कारण है इसकी डिफरेंट नेचर होने का? विद्यार्थी, इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, ये देखिए इस चित्र में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका लैंड मास है, स्थल भाग है। यहां पर ये स्थल भाग है और दाएं तरफ ये जल भाग दिखाया है। ये सूर्य दिखाया है दोनों तरफ डायग्राम में। तो स्थल भाग में सूर्य की किरणें कम गहराई तक प्रवेश करती है। ये जो पीला कलर दिखाया गया है, ये सूर्य की किरणों का प्रवेश की गहराई है स्थल भाग में। और जल भाग में देखिए कितनी गहराई तक सूर्य किरणें प्रवेश कर रही हैं। स्थल भाग में सूर्य की किरणें कम गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, जल भाग में सूर्य किरणें अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। तो फिर क्या होगा भाई? मान लीजिए 100 बीम यहां आई और 100 ही बीम यहां आई। इन 100 बीम को केवल पतली सी परत गर्म करनी है स्थल भाग की। क्यों? आगे सूर्य किरणें जा ही नहीं सकती। और इन 100 बीम को, विकिरण की जो 100 बीम है, इनको ज्यादा मोटाई में जल को गर्म करना है। तो यहां पर प्रति इकाई वॉल्यूम अधिक सूर्य ताप मिलेगा, अधिक गर्मी मिलेगी। पतली सी परत है, 100 बीम आई, ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये मोटी परत है जल की, मोटी परत है जल की। देखिए तो मोटी परत है, 100 ही बीम है, तो थोड़ी थोड़ी बाटें आएगी। वॉल्यूम इकाई क्या है समझते हो? वॉल्यूम इकाई कि मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जल,
इसी प्रकार स्थल में 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा स्थल, यानी यहाँ प्रति इकाई वॉल्यूम अधिक सूर्यताप प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रति इकाई वॉल्यूम गर्म करने के लिए कम हीट अवेलेबल है, यहाँ ज्यादा हीट अवेलेबल है। क्यों हीट अवेलेबल ज्यादा है? यहाँ पर पतली सी परत है गर्म करनी, यहाँ पर मोटी परत गर्म करनी है। सीधी सी बात इसमें क्लियर हो गई कि यहाँ पर ज्यादा हीट अवेलेबल है, स्थल भाग थोड़ा गर्म करना है, यहाँ पर कम हीट अवेलेबल होगी। क्यों? मोटी परत गर्म करनी है। तो सीधी सी बात है कि जल भाग कम गर्म हो पाएगा और स्थल भाग अधिक गर्म हो जाएगा। दूसरा इसका कारण है कि जो लैंड मास हैं, जो स्थल भाग हैं, उनमें हीट का कंजम्पशन कम है। सौर विकिरण से हीट बनती है ना, हीट का कंजम्पशन कम है, जल भागों में ज्यादा है। कैसे? किसमें कंजम्पशन, किसमें उपभोग या किसमें उपयोगिता? स्थल भागों में इवेपोरेशन कम होता है, वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। तो वाष्पीकरण की क्रिया में कम ही हीट खर्च होगी। कम हीट खर्च होगी तो क्या होगा? ज्यादा हीट अवेलेबल है लैंड मास को गर्म करने के लिए। अगर ज्यादा हीट अवेलेबल है लैंड मास को गर्म करने के लिए, ये लैंड मास या स्थल भाग ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब यहां देखिए, जल भाग में जल है, तो जल को वाष्पीकरण की क्रिया में बहुत सारी हीट यहां खर्च हो जाएगी। सौर विकिरण आया, सौर विकिरण से हीट प्राप्त हुई, तो जल भाग से ज्यादा वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण की क्रिया में हीट खर्च हो जाएगी, तो कम हीट बचेगी इस जल को गर्म करने के लिए। तो परिणाम स्वरूप जल कम गर्म होगा और स्थल भाग ज्यादा गर्म हो जाएगा। लिखा भी है नीचे, हीट कंजम्पशन लेस, हीट की कंजम्पशन लेस होगी किसमें? वाष्पीकरण में। हीट की कंजम्पशन लेस होगी तो अवेलेबल फॉर हीटिंग के लिए ज्यादा सोलर रेडिएशन बचेगी। इसी प्रकार इसके उल्टे यहां पर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी वाष्पीकरण क्रिया में, तो इस वाटर को गर्म करने के लिए कम हीट बचेगी, तो इसका तापमान कम बढ़ पाएगा। तीसरा इसका कारण है कि जो जल भाग को गर्म करने के लिए अधिक स्पेसिफिक हीट चाहिए, स्थल भाग को गर्म करने के लिए कम स्पेसिफिक हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट मैं बता देता हूं। मान लीजिए कोई 1 ग्राम जल है या 1 ग्राम मिट्टी है। 1 ग्राम जल अथवा 1 ग्राम मिट्टी या कोई भी वस्तु हो सकती है। 1 ग्राम किसी वस्तु का, चाहे जल हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे लोहा हो, कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरिक एनर्जी खर्च होती है, उस स्पेसिफिक हीट होती है। यानी किसी वस्तु का किसी 1 ग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए खर्च हुई ऊर्जा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो जो आपकी लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है और जल भाग की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। यहां एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए इस लैंड का टेम्परेचर 15 डिग्री है, 15 डिग्री से 16 डिग्री करना है। तो 15 डिग्री से 16 डिग्री करने के लिए मान लीजिए 5 थर्मल यूनिट हीट खर्च होती है। तो यहां पर 5 यूनिट नहीं खर्च होगी। इसका तापमान, जल का तापमान, ये जल है, यहां जल का तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 गुना ज्यादा हीट खर्च होगी। यानी यहां भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, यहां भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। यहां 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए जल में 5 गुना हीट खर्च हुई और यहां 5 गुना नहीं खर्च हुई। अगर मान लीजिए ये 25 इकाइयां यहां आ जाती तो इसका टेम्परेचर, तो यहां 25 इकाइयां आई ना, यानी 15 से 16 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 5 इकाइयां चाहिए स्थल भाग में। जल भाग में चाहिए 5 गुना 5, 25 इकाइयां। अगर यहाँ 25 इकाइयां आ जाती तो इसका तापमान तो 20 हो जाता और इसका तापमान केवल
15 से 16 होता है, यहाँ तापमान 15 से 20 हो जाता है। तो इस प्रकार ये चर्चा वही चल रही है कि जल और स्थल भाग के गर्म होने की प्रकृति अलग अलग क्यों है, क्यों जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्यों स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और बहुत अधिक गर्म हो जाता है और बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। चौथे है जो वाटर बॉडीज हैं, ये इसमें वैसे आ चुका है, धीरे धीरे ठंडी होती हैं क्योंकि मोटी परत ठंडी होनी होती है समुद्रों की। और जो स्थल भाग हैं वो, ये गलत लिखा है स्लोली, यहां ध्यान दें, कूल्स रैपिडली आना चाहिए यहाँ, लैंड मास कूल्स रैपिडली, लैंड मास बहुत तीव्रता से ठंडे होते हैं, और तीव्रता से ये कम तीव्रता से ठंडे होते हैं, अधिक तीव्रता से ठंडे होते हैं। क्यों? पतली सी जो परत है वही ठंडी होनी होती है इसमें। तो ये कारण थे जो मैंने डिटेल में समझा दिए कि जल भाग और स्थल भाग के गर्म होने की प्रकृति अलग अलग क्यों है, क्यों जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्यों स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और क्यों स्थल भाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, समुद्री धाराएं भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। वो कैसे करती हैं? यदि किसी ठंडे क्षेत्र में ठंडा तटीय क्षेत्र है, वहां गर्म धाराएं जा रही हैं, बह रही हैं, तो वो तट के आसपास का क्षेत्र या समुद्र गर्म हो जाएगा, और उसके साथ लगती हवा भी गर्म हो जाएगी। दूसरी ओर यदि कहीं पर ठंडी धाराएं जा रही हैं पानी की, क्षेत्र गर्म है, तो उस समुद्र को ठंडा कर देंगी, उस तट को भी ठंडा कर देंगी जहां वो ठंडी धारा गई है, और परिणाम स्वरूप वहां उसके जो जल के ऊपर वायु का तापमान भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल यहां इसमें मैं देता हूं, एग्जाम्पल 2 है यहां, ये आप पढ़ सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव मच लोअर टेम्परेचर देन कोरस्पॉन्डिंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। दूसरा है अपोजिट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एट सेम लैटिट्यूड। भाई इसमें ये मैं एक मैप लिया है, यहाँ इस मैप की सहायता से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब यहां देखिए, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का तटीय क्षेत्र है, यहां गर्म धारा बह रही है, और इसकी सीध में ही देखिए ये यूरोप का और उत्तर अफ्रीका का उत्तरी तट है, बिल्कुल एक सीध में है, दोनों एक अक्षांश पर हैं, दोनों में टेम्परेचर सेम होना चाहिए, परंतु यहाँ ठंडा पानी बहने के कारण इन तटीय क्षेत्रों में, इन समुद्रों में, या इन समुद्रों के ऊपर जो हवा है वो ठंडी है, ये तट ठंडे हैं, ये समुद्र ठंडे हैं। और यहां देखिए भूमध्य रेखा की तरफ से गर्म पानी आया, इस गर्म पानी ने, इस गर्म बहते हुए गर्म पानी ने इस तटीय क्षेत्र का तापमान अधिक कर दिया, इस समुद्र का तापमान अधिक कर दिया, इस तटीय क्षेत्र के ऊपर या इस समुद्र के ऊपर जो वायु है उसका तापमान भी गर्म हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल भी यहां है। अब यहां देखिए ये ब्राजील का तट है और इधर ये अफ्रीका का तट है, बिल्कुल एक ही अक्षांश रेखा पर अगर हम जाएं तो यहाँ जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये ब्राजील देश है यहाँ, तो ब्राजील तट के पास तापमान ज्यादा होगा, यहाँ समुद्र में तापमान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ से गर्म पानी यहाँ आ रहा है, तो ये गर्म पानी ने आकर यहाँ का तापमान बढ़ा दिया, और यहाँ ध्रुवों की तरफ से ठंडा पानी ऊपर अफ्रीका के तटों की तरफ बह रहा है, तो इस ठंडे पानी ने इस क्षेत्र का तापमान, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में इस क्षेत्र का तापमान कम कर दिया, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी है,
केवल इस समुद्र का ही नहीं, तटीय क्षेत्र का और इसके ऊपर बहने वाली वायु का तापमान भी कम कर दिया। यहां बता तो मैंने डिटेल से दिया, आपको तो ये बताना है सिर्फ कि समुद्री धाराएं भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। जहां जिन समुद्रों में गर्म धाराएं चलती हैं, उन समुद्रों का तथा उन तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप उसके ऊपर वाली वायु का भी तापमान बढ़ जाता है। और जिन समुद्रों में या जिन तटीय क्षेत्रों के पास ठंडी हवा, ठंडी जो समुद्री धाराएं बहती हैं, वहां का तापमान कम हो जाता है, तटीय क्षेत्रों का भी और समुद्र का भी और उससे ऊपर बहने वाली वायु का भी। इसका सारांश यही है। इसके बाद है प्रिवेलिंग विंड्स। जो पवने हैं वो भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। पवने कैसे प्रभावित करते हैं ये आपने महसूस भी किया होगा, और परंतु यहाँ छोटा सा मैं एक डायग्राम की सहायता से इसको क्लियर मैं कर रहा हूं। अब यहाँ देखिए, ये बीच वाला एरिया है, ऊपर ठंडा एरिया है पूरा का पूरा, कोल्ड एक पूरा का पूरा कोल्ड रीजन है, और ये पूरा का पूरा हॉट रीजन है नीचे, और ये ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, बीच वाला। ऊपर की तरफ से कोल्ड एरिया की तरफ से, ठंडे एरिया की तरफ से पवन चली, पवन आई, यहां एंटर कर गई, तो ये ठंडी पवन है तो इस क्षेत्र का तापमान कम कर देगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चलने वाली पवनें किसी क्षेत्र के तापमान बदलाव लाती? क्या चलने वाली पवन का जो कारक है वो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है? हाँ, करता है। अगर ठंडे क्षेत्र से पवनें चलती हैं गर्म क्षेत्र की ओर, तो वो पवनें ठंडी होती हैं तो उसका तापमान कम कर देंगी। और यदि कोई क्षेत्र ठंडा है और वहां गर्म पवन चल रही है, तो उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल पहला तो मैं ये दे दूं कि जो ध्रुवीय पवनें हैं, जो ध्रुवों की तरफ से शीतोष्ण कटिबंध की तरफ आती हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध के तापमान को कम कर देती हैं। दूसरी तरफ यदि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर गर्म हवा चलेगी, तो वहां का तापमान बढ़ जाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप आगे जो पवन का चैप्टर पढ़ोगे उसमें से कितने ही एग्जाम्पल उठा लेना आप। यहां मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो लोकल विंड है, शिनुक। ये किसका नक्शा पहले मैं ये बता दूं, ये काल्पनिक जो मानचित्र है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यहाँ रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के पश्चिमी भागों से पूर्वी भागों की ओर हवा चलती है, पवन चलती है, और ये पवन बहुत ठंडी होती है, बर्फीली होती है। परंतु जब ये पर्वत को पार करके नीचे उतरती है, नीचे उतरकर ये गर्म हो जाती है, और ये गर्म पवन जो ये डॉट 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 दिखाया है ना, ये मैदानी भाग हैं कनाडा के और यूएसए के। कनाडा और यूएसए दो देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इन कनाडा और यूएसए के जो मैदान है, यहाँ बर्फ जमी होती है, और ये रॉकी पर्वत से उतरने वाली गर्म पवन इस बर्फ को पिघला देती है, तो यहाँ का तापमान बढ़ा देती है। तो किसने बढ़ाया, किसने प्रभावित किया इन मैदानी क्षेत्रों का तापमान? प्रभावित किया पवन ने, प्रभावित किया स्थानीय पवन ने। तो यहाँ यही तो बात है, क्या चलने वाली पवनें किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं? तो हाँ, करती है। ढेर सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। इसी प्रकार जो लू चलती हैं, राजस्थान से आती हैं, वो हरियाणा का, पंजाब का तापमान बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार शिरको जो पवनें हैं, सहारा मरुस्थल से जो भूमध्य सागर है उसको पार करके इटली की तरफ जाती है, तो इटली का तापमान बढ़ा देती हैं, शिरको जिनको कहते हैं। तो ये था प्रचलित पवनें किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आगे है नेचर ऑफ स्लोप, ढाल की प्रकृति। ढाल की प्रकृति भी प्रभावित करती है किसी स्थान के तापमान को, और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में वास्तव में सौर विकिरण कितनी मिलेगी, वो दो चीजों पर निर्भर करती है। दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला तत्व है डायरेक्शन ऑफ स्लोप।
दूसरा तत्व है एंगल ऑफ स्लोप। जो ढाल की प्रकृति है वो भी प्रभावित करती है सौर विकिरण की प्राप्ति को, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। कैसे प्रभावित करती है? सोलर रेडिएशन कितनी मिलेगी, प्राप्त कितनी होगी, ये जो ढाल है उसकी दिशा पर निर्भर है और ढाल के एंगल पर निर्भर है। ढाल कम है या ज्यादा है, इस पर निर्भर है। अब डायरेक्शन कैसे, आप समझने की कोशिश करें। कुछ ढाल ऐसे होते हैं जो सूर्य की तरफ होते हैं, सन फेसिंग स्लोप जिनको कहते हैं। यानी दो तरह के ढाल ले लीजिए। एक ऐसा ढाल जिस पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, उसे कहेंगे सन फेसिंग स्लोप। जो सन फेसिंग स्लोप हैं, जिनका जो डायरेक्शन है ढाल की, जो दिशा है ढाल की, वो सूर्य की तरफ है, वहां अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। और जिन ढालों की दिशा सूर्य के विमुख है, सूर्य के विपरीत है दिशा, वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। उत्तरी गोलार्ध में विद्यार्थियों, जो दक्षिणी ढलान है वो सन फेसिंग होते हैं, उन पर सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं, तो दक्षिणी ढलानों पर अधिक तापमान रहेगा। उत्तरी ढलान पर सूर्य किरणें सीधी नहीं चमकती, थोड़ी बहुत जाती हैं, वहां शैडो रहती है, छाया रहती है, तो वहां पर कम तापमान होगा। हिमालय पर्वत का अगर हम लें, हिमालय पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है, तो हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर सूर्य सीधा चमकेगा तो दक्षिणी ढलान अधिक गर्म होंगे। उत्तरी ढलानों पर सूर्य सीधा नहीं चमकेगा, थोड़ी बहुत किरणें कहीं कहीं जाएंगी, और कहीं ना भी जाएं तो वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। तो वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा तो तापमान भी कम होगा। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी ढलान है, अगर कोई भूभाग पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है तो उत्तरी ढलान है, वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, क्योंकि उत्तरी ढलान दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख रहेंगे और दक्षिणी ढलान सूर्य के विमुख रहेंगे। तो दक्षिणी ढलानों पर टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि वहां कम सूर्यताप प्राप्त होता है। और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढलानों पर एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए धूप चाहिए, और उत्तरी ढलानों पर जंगल खड़े हैं, एग्रीकल्चर वहां संभव नहीं है। एंगल भी प्रभावित करता है सूर्यताप की प्राप्ति को। एंगल कैसे प्रभावित करता है? यदि जो ढाल का कोण है तीव्र है, विशेषकर जो घाटियां हैं, अगर तीव्र ढाल वाली घाटियां हैं, ये तीव्र ढाल है, यहां देखिए स्लोप पर तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है, यहां भी देखिए तीव्र ढाल है, तो यहां पर लो टेम्परेचर प्राप्त होगा। खासकर घाटियों में लो टेम्परेचर क्यों मिलेगा? भाई सूर्य यहां से निकला, यहां पर सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, सूर्य यहां से मान लीजिए निकला तो सूर्य की किरणें यहां नहीं जाएंगी। तो इन घाटियों में केवल दोपहर को 2-3 घंटे ही इन ढलानों पर सूर्य की चमक मिलेगी, सौर विकिरण मिलेगी। अब जो 12 घंटे की बजाय 2-3 घंटे सौर विकिरण मिलेगी तो ये ढलान ठंडे होंगे, यहां तापमान कम होगा। यह दूसरा बिंदु ये है कि जो ढलान है, जो ढाल का कोण है, वो अगर विशेषकर घाटियों में वो प्रभावित करता है सूर्यताप की प्राप्ति को। जो तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां हैं, उन ढलानों पर, ये ढलान, एक ढलान इधर है, दूसरा ढलान ये है, उन ढलानों पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है। कम सूर्यताप प्राप्ति का कारण यहां पर दोपहर को ही सूर्य चमक सकता है इन घाटियों में, इन ढलानों पर। अतः 2-3 घंटे यहां सूर्यताप की प्राप्ति होगी तो टेम्परेचर भी यहां कम होगा। तो चर्चा क्या थी कि ढलान का जो कोण है और जो ढलान की दिशा है वो भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। 2 पॉइंट और बचे हैं, ज्यादा लंबा नहीं बचा है। दूसरा है नेचर ऑफ लैंड, वो तो ढाल के बारे में थे। जो प्रकृति है भूमि की वो भी प्रभावित करती है। भूमि की प्रकृति या भूपृष्ठ की प्रकृति भी प्रभावित करती है
किसी स्थान के तापमान को वो कैसे प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, कुछ जो भाग ऐसे होते हैं जहां से सौर विकिरण आई और सौर विकिरण आते ही ज्यादातर सौर विकिरण वापस लौट गई। ये सौर विकिरण आ रही है, ये आती, रेड जो एरो है सौर विकिरण का आना दिखाते हैं, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आई। आगे कैसा धरातल मिला? स्नो कवर धरातल मिला, बर्फ से ढका हुआ धरातल मिला, या फिर वेजिटेटिव कवर मिला धरातल पर, वनस्पति का आवरण मिला, गहन वनस्पति का आवरण मिला। तो यहां सोलर रेडिएशन आएगी, आते ही स्नो कवर से 90%, 100 यूनिट आई, 90 बिना गर्म किए इस धरातल को, बिना इस धरातल पर कोई काम किए 90 यूनिट वापस चली जाएगी। तो यहां पर स्नो कवर पर इस भूमि को गर्म करने के लिए कितने यूनिट बची? केवल 10 यूनिट आ गई, आके बेकार होगी। क्यों? आते ही बिना इस धरती को गर्म किए, बिना यहां एब्जॉर्ब हुए, बिना अवशोषित हुए 90 यूनिट वापस चली गई स्नो कवर रीजन में, बर्फ से ढके क्षेत्रों में। इसी प्रकार वनस्पति की बात है, जहां वनस्पति का आवरण जाता है, वनस्पति भी काफी मात्रा में सूर्यताप को, आने वाले सूर्यताप को परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित कर दिया तो यहां अवेलेबल कम रहा सूर्यताप इसको हीट देने के लिए। तो यहां अवेलेबल, स्नो कवर में अवेलेबल कम है सूर्यताप, यहां भी कम अवेलेबल है सूर्यताप, क्योंकि ज्यादातर वापस लौट गया है, टकराकर परावर्तित हो गया है। तो यहां अवेलेबल ही कम है सूर्यताप। तो ये जो क्षेत्र हैं ठंडे होंगे, यहाँ कम गर्मी होगी, या वायु भी यहाँ कम गर्म होगी। दूसरा, इसके अगर विपरीत एग्जांपल लें, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो, कुछ भूपृष्ठ ऐसे होते हैं जो अवशोषण करते हैं सौर विकिरण का। काली मिट्टियां हैं या सैंड है, रेत है, वो अवशोषण कर लेंगे। जितना सोलर रेडिएशन आएगा ज्यादातर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, थोड़ा ही रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा ही परावर्तित होगा। तो ऐसी स्थिति में जब इन भूपृष्ठ भूमियों ने, इस भूपृष्ठ ने, ब्लैक सोयल वाले भूपृष्ठ ने, सैंड वाले जो भूपृष्ठ ने अवशोषण कर लिया, तो यहां इस भूपृष्ठ के पास, इस भूपृष्ठ को गर्म करने के लिए ज्यादा सोलर रेडिएशन या हीट अवेलेबल रहेगी। तो ये भाग ज्यादा गर्म हो जाएंगे, और इनके साथ लगती वायु भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, और इनके साथ लगती वायु भी कम गर्म होगी, वो भी ठंडी रहेगी। तो ये था कि भूपृष्ठ का जो प्रकृति है, भूपृष्ठ बर्फ से ढका है या वनस्पति से ढका है, या भूपृष्ठ पर काली मिट्टी है या भूपृष्ठ पर रेत है, ये भी प्रभावित करेगी किसी स्थान के तापमान को। लास्ट पॉइंट है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। क्लाउड कवर कैसे प्रभावित करता है? क्लियर सी है कि जहां बादल ज्यादा होंगे सोलर रेडिएशन आएगा, और सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण आएगा, और सौर विकिरण उन बादलों से टकराकर वापिस चला जाएगा। जब आपको हीट बजट पढ़ाया उस समय बताया था कि बादल, जो हमारा सोलर रेडिएशन है उसकी 27 यूनिट अंतरिक्ष में भेज देता है, परावर्तित कर देता है, वो 27 यूनिट कोई काम नहीं करती। तो वो ध्यान करें चीजें, ये यहाँ काम आएंगी। जहां जहां बादल छाए रहेंगे उन क्षेत्रों में तापमान कम होगा, जहां क्लाउड कवर ज्यादा होगा। क्यों? बादल क्या करते हैं, सौर विकिरण आई, उसका थोड़ा बहुत अवशोषण कर लिया, थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन होकर नीचे चला गया, और उसका लंबा चौड़ा जो पोर्शन है, लंबी चौड़ी इकाइयां हैं उसकी, वो अंतरिक्ष में चली गई परावर्तित होकर चली गई। वो धरती पर पहुंची नहीं, वायुमंडल में रुकी नहीं, ना तो वायुमंडल को गर्म करेंगी ना ही धरती को गर्म करेंगी, क्योंकि ज्यादातर परावर्तन हो गया है। यानी सीधी सी बात है कि भाई जितने ज्यादा बादलों का आवरण होगा उतना ही कम सूर्यताप भूपृष्ठ पर प्राप्त होगा, और भूपृष्ठ पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा तो भूपृष्ठ भी कम गर्म होगा, और भूपृष्ठ कम गर्म होगा तो उसके साथ लगती वायु भी कम गर्म होगी। तो बादलों का आवरण जितना अधिक उतना ही कम गर्मी, उतना ही तापमान कम। अब इसमें छोटे सी मैं यहाँ एग्जाम्पल मामला लिखा है, एक छोटी सी फैक्ट यहां लिखा है। यद्यपि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं,
सबसे ज्यादा सूर्यताप प्राप्त हो सकता है भूमध्य रेखा पर काफी क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा पर काफी क्षेत्रों में बादल छाए रहते हैं और उन बादलों के कारण सर्वाधिक सूर्यताप भूमध्य रेखा पर प्राप्त ना होकर वो भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में जो मरुस्थल हैं वहां पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर बादल छाए रहते हैं, बादल परावर्तित कर देते हैं हीट को, बादल परावर्तित कर देते हैं सौर विकिरण को, और जो बादल विहीन प्रदेश हैं, जिनको कहिए डेजर्ट कहिए, मरुस्थल कहिए, जहां बादल नहीं छाए रहते, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं, सहारा मरुस्थल का एग्जांपल ले लीजिए, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो मरुस्थल हैं जो बादलों से विहीन हैं, जो गर्म हैं, वहां पर हमें अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। तो ये था विद्यार्थियों आपका टॉपिक, सूर्यताप, जो तापमान की परिभाषा क्या है और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू।